हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन इरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए वन ईयर ऑफ फॉरबिडन लव का अगला पार्ट लेकर। उम्मीद है आप सभी को पहला पार्ट पसंद आया होगा और आप भर भर कर भी दूसरे पार्ट को प्यार करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। जो आ रहे हैं न्यू, वो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसे लगा स्टोरी। एंड जो ओल्ड हैं वो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने इस बढ़िया स्टोरी के सफ़र को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि आखिरकार वांगची ने विंग को किडनैप कर लिया था और वो उसे एक अलग जगह पर लेकर आया था जिसके बारे में विंग को कोई भी जानकारी नहीं थी। और वांग जी ने बताया था कि वो उससे प्यार करता है, जिसे साफ साफ विंग ने रिजेक्ट कर दिया था। तो वांग जी ने शर्त रखी थी कि वो 1 साल उसके साथ गुजारे और इस बीच उसे उससे प्यार हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो विंग को वापस से उसके घर छोड़ देगा। जिस पर विंग ने गुस्से में उससे कहा था कि देखते हैं कि तुम मुझ पर से काबू कर पाते हो कि नहीं पाते हो। यहीं पर ही हमने पार्ट 1 को ख़त्म किया था। तो चलिए अब हम इसके आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दरवाज़ा बंद होने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। देवोश्यान बिस्तर पर बैठा रहा, घुटनों पर हाथ रखे और सिर झुकाए। उसकी दिल की धड़कन अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके गर्दन पर वो छोटा सा निशान जहां उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था, अभी भी उसे उस जगह पर काफी ज्यादा जलन हो रही थी। विंग ने उस जलन को अपनी उंगली से छुआ और फिर अपना हाथ झटका लिया। विंग ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, ये 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 सच कैसे हो सकता है? लेकिन लेकिन ये सच है। ये ये सच है जिसे मैं कभी नहीं मानना चाहता, कभी भी नहीं। कैसे? कैसे आखिरकार? कैसे? विंग बेड से उठा और फिर से कमरे को घूरने लगा। विंग ने देखा कमरा बहुत ज्यादा आलीशान था और जिस बेड पर वो बैठा था वो बेड बहुत ज्यादा बड़ा था। सफेद सिल्क शीट्स और बहुत ज्यादा मुलायम तकिए, एक साइड टेबल पर पानी की बोतल और एक गिलास रखी हुई थी। विंग धीरे धीरे सारे रूम की हर एक एक चीजों को देख रहा था। तभी वो उस बड़े से वार्डरोब के पास गया और उसे खोला। विंग ने देखा उसके अंदर उसके साइज के ढेर सारे टी शर्ट, शर्ट्स, जीन्स, अंडरवेयर, जूते सब नए नए लगे हुए हैं। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही किसी ने ये सब प्लान करके रखा था, यानी कि पहले से ही विंग को किडनैप करने की प्लानिंग हो चुकी थी। ये कितना ज्यादा क्रीपी है, विंग ने ये सब देखकर सोचा। अब विंग की नज़र उस कमरे के विंडो में गई और वो उस विंडो के पास गया। उसने बाहर देखा उस विंडो से तो उसे बाहर समुद्र नजर आया जो नीला और गहरा था और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। सूरज अब ऊपर चल रहा था, लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। नीचे काफी सारे चट्टानें थी जो दिखने में काफी ज्यादा तेज और नुकीली लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चट्टानें किसी भी इंसान के मौत का रास्ता बना सकती है। विंग ने अपनी नम आंखों से उस मीलों फैले समुद्र को देखा जहां उसे कोई भी जहाज या छोटा सा नाव भी नजर नहीं आ रहा था। विंग को वहां सिर्फ हवा महसूस हो रही थी और वो उन लहरों को देख पा रहा था जो किसी भी इंसान को चीर देने के लिए काफी थी। उसकी आवाज विंग के कानों में गूंज रही थी। विंग ने मुट्ठी को कसकर कसा और अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारी। उसे बहुत सारा दर्द हुआ लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि काश इस दीवार के सामने वो लैन वांगजी होता और वो ये मुक्का उसके मुंह पे मार पाता तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम होता। पर वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना गुस्सा उस दीवार पर ही निकाल रहा था। 1 साल, हाँ, 1 साल जिसमें
365 डेज होते हैं। तुम तुम मुझे रख सकते हो इतने दिन? मैं इतने दिन यहाँ नहीं रहूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा लैन वांगची। विवुशियान पर काबू करना इतना आसान नहीं। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा और तुम्हारे नाक के नीचे से यहाँ से भाग जाऊंगा। विंग ये सब सोच रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजे पर हल्की नॉक हुई और देवोश्यान सतर्क हो गया। दरवाजा हल्का सा खुला और एक ट्रे अंदर स्लाइड की गई। कोई भी उस रूम के अंदर नहीं आया। ट्रे पर था फ्रेश फ्रूट जूस, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, मैंगो और बनानास, क्रिस्पी क्रोइसेट और ब्रेड, स्क्रैम्बल्स, एग्स एंड बेकन, ऑरेंज जूस और कॉफी। एक छोटा सा फूलदान भी था जिसमें कुछ सफेद रोजेस रखे गए थे। विभू शाह ने गुस्से से ट्रे को घूरा और बोला, ये क्या बकवास है? एक रोमांटिक ब्रेकफास्ट? लेकिन इस वक्त विंग गुस्से को हावी नहीं होने देना चाहता था क्योंकि उसे वाकई में भूख लगी थी। कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो विंग ने अपना गुस्सा साइड किया और उसने वो ट्रे उठाकर टेबल पर रखी और सबसे पहले कॉफी पी। विंग ने जैसे ही कॉफी पी, कॉफी का टेस्ट उसे थोड़ा गर्म और कड़वा लगा, जो कि बिल्कुल ठीक था। वो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे पसंद थी। फिर उसने एग्स खाए। उसे वो एग्स काफी ज्यादा टेस्टी लगे। स्वाद कमाल का था। अच्छा खाना बनाते हैं ये लोग, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, विंग ने बड़बड़ाया। खाते खाते उसने सोचा कि जियांग यानली और चैंग अब तक क्या कर रहे होंगे। क्या उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की होगी? फोन ट्रेस करवाए होंगे? लेकिन फोन तो यहाँ है ही नहीं इसके पास। इतना सोचते सोचते विंग ने खाना खत्म किया और ट्रे को वापस दरवाजे के पास रख दिया। फिर वो कमरे में घूमने लगा। उसने बाथरूम चेक किया, मार्बल का, और वहाँ एक बहुत बड़ा टब भी था। शावर, महंगे शैम्पू, बॉडी वॉशर्स, सब कुछ परफेक्ट है। विंग ने ऐसे ऐसे ब्रांड देखे भी नहीं थे जो वहां पर रखे हुए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि विंग अमीर नहीं है। विंग अमीर है, लेकिन इसमें जैसे ब्रांड थे वैसे विंग ने आज तक नहीं देखे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब थे। विंग ने ये सब घूरते हुए कहा, ये कोई होटल नहीं है, ये एक जेल है, एक लग्जरियस जेल। और मुझे ये अजीब लग रहा है। अगर मुझे किसी लड़की ने किडनैप किया होता तो मैं थोड़ा सोचता भी, लेकिन मुझे एक लड़के ने किडनैप किया है और मुझे ऐसी जगह रखा है। मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर विंग ने अपना माथा पकड़ लिया था, लेकिन उसे इंटरेस्ट आ रहे थे उन ब्रांड के नामों को देखने में। तो वो उन शैम्पू की बॉटल्स के ब्रांड के नाम को पढ़ रहा था, जिसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, मतलब चिड़ी हुई, परेशानी में और गुस्से में तीनों मिक्स। और उसे वांगजी पर हंसी भी आ रही थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सड़ा सा मुंह का इंसान जो उसे किडनैप करके लाया है, वो भी इसलिए कि वो उससे प्यार कर ले, वो इतने अजीब अजीब ब्रांड यूज करता है जिसका विंग को पता ही नहीं है। ये सोचकर विंग हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अब देखते ही देखते दोपहर हुई और सूरज की रोशनी सीधे खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। विभूषण बेड पर लेट गया। छत को वो घूर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था और वो चेहरा था लैन वांगची का। उसकी वो ठंडी और गहरी आंखें, उसकी शांत आवाज। क्यों? क्यों? मुझे ही क्यों लैन जी? क्यों? विंग सोच रहा था। आखिरकार उसने उसे ही क्यों चुना? कई लड़कियां उसे मिल सकती थी विंग से भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन सिर्फ विंग के ही गले में ये फंदा फांसने की वांगजी को क्या जरूरत थी? विंग ये भी सोच रहा था कि कहीं वांगजी उनका राइवल तो नहीं है, लेकिन अभी इन सब का कोई सबूत विंग को नहीं मिला था। अब देखते ही देखते शाम हो गई और फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ और इस बार दरवाजा खुला तो वहां और कोई नहीं, लैन वांगजी खड़ा हुआ था। वो रूम के अंदर आया। वो अब भी कैजुअल कपड़ों में था। उसने सफेद लिनन शर्ट पहन रखी थी और उसके आस्तीन ऊपर चढ़े हुए थे। काली पैंट पहनी हुई थी।
बाल अभी भी उसके सलीके से बंधे हुए थे। उसके हाथों में एक छोटा सा ट्रे था जिसमें डिनर था। वांगजी ने विंग को एक नजर देखा और कहा, खाना। इतना कहकर उसने उस ट्रे को टेबल पर रख दिया और विंग वो तो उसे खा जाने वाली आंखों से देख रहा था, यानी कि गुस्से से देख रहा था। विंग उठा लेकिन वो वांगजी से दूर रहा। विंग ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। जैसे ही विंग ने ये कहा, वांगजी ने उसे देखा और कहा, तुम भूखे रहोगे तो कमजोर हो जाओगे और मुझे तुम्हारी परवाह नहीं करनी। इतना कहकर लैन वांगची ने भी अपने लिए कुर्सी खींची और वो वहीं बैठ गया। उसने खुद के लिए भी प्लेट रखी और कहा, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। इतना सुनकर वेबूशान हंसा, लेकिन उसकी हंसी कड़वी थी। उसने बोला, ये क्या, डेट पर लेके आए हो, वो भी किडनैप करके। वांगजी ने ये सुना, लेकिन वांगजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वांगजी ने चाकू काटा उठाया और डिनर को देखा। डिनर में था ग्रिल्ड फिश, सलाद, पास्ता और रेड वाइन। बैठो, वांगजी ने कहा और वेबुस्यान ने कुछ सेकंड सोचा। फिर वो उसके पास गया और बैठ गया, लेकिन उसने दूर वाली कुर्सी चुनी थी अपने लिए, यानी कि वो वांगजी के करीब नहीं गया था। फिर विंग ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। जिस पर लैन वांगजी ने दोनों के गिलास में रेड वाइन डाली और बोला, तुम्हारे बारे में मैं बस जानना चाहता हूँ। जिस पर विंग ने टेढ़ी हंसी हंसी और कहा, क्यों, पहले से ही तुम्हें सब पता नहीं है क्या? तुमने मेरी रिपोर्ट नहीं बनवाई? जिस पर वांगजी ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन वो कागज पर हैं और मैं असल में जानना चाहता हूँ। और असल में सिर्फ तुम ही मुझे अपने बारे में असली और सारी चीजें बता सकते हो। वांगजी की बात को सुनकर वेवोशान ने गिलास उठाई, लेकिन उसने उस रेड वाइन को पिया नहीं। और फिर विंग ने बोलना चालू किया, मैं वेवोशान हूँ, मैं यूनविंग में रहता हूँ, डिजाइनर हूँ, डांस करता हूँ, दोस्तों के साथ मस्ती करता हूँ, जिंदगी इंजॉय करता हूँ और अब तुम्हारी वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। लैन वांगजी ने यह सुना, लेकिन उसने अपनी आंखें वेवोशियान से नहीं हटाई। वांगजी ने कहा, तुम्हारा डांस वो काफी खूबसूरत था, वो आज़ादी, मैंने कभी किसी में ये आज़ादी नहीं देखी और मुझे ये पसंद आ गया। तभी वेवोशियान ने ये सुनकर वांगजी को एक ताना मारा, आज़ादी, डांस पसंद आ गया। तो इसलिए किडनैप कर लिया तुमने, क्योंकि मेरा डांस अच्छा था। जिस पर वांगजी ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ डांस नहीं, तुम्हारा सब कुछ अच्छा था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा गुस्सा भी। इस पर बेहोशान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। विंग ने कहा, तुम पागल हो, ये प्यार नहीं, ये जुनून है। और जुनून खत्म होने पर क्या करोगे? हाँ, मुझे फेंक दोगे मेरा इस्तेमाल करके? जिस पर लैन वांगजी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, एक साल है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं खुद छोड़ूंगा तुम्हें, समझे? जिस पर विंग ने कहा, और अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो? जिस पर वांगजी ने कहा, भागने की कोशिश तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कर भी ली तो चोट लग सकती है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे इस नाजुक बदन में चोट लगे। तुम्हें चोट सिर्फ मैं देना चाहता हूँ, यू नो ना, लव बाइट्स। जिस पर भी वो श्यान ने वो ग्लास, यानी कि रेड वाइन की ग्लास वापस रख दी और वांगची से कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। जिस पर लैन वांगची ने अपनी आंखें पहली बार नीचे झुकाई और बोला, समय बताएगा। उन दोनों का डिनर खत्म हुआ और लैन वांगजी उठा और जाते जाते विंग से बोला, रात हो गई है, सो जाओ, कल सुबह घुमाने के लिए ले चलूंगा तुम्हें, गार्डन और बीच में। जिस पर विवस्यान ने कहा, मैं नहीं घूमने वाला तुम्हारे साथ। वांगची, जो लगभग लगभग दरवाजे तक पहुंच चुका था, विंग की बात को सुनकर रुका और विंग से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर अकेले रहोगे तो और ज्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए कहा। इतना कहकर वांगजी बाहर चला गया और दरवाजा बंद हुआ। वे वो श्यान वाकई में अकेला रह गया था। वो बेड पर लेटा और छत को देख रहा था। बाहर लहरों की आवाज आ रही थी। 365, यानी कि पूरे एक साल
मैं कैसे रहूंगा? ये सोचकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसे थकान बहुत ज्यादा थी और आखिरकार थकान ने उसे हरा ही दिया और वो सो गया। सपने में वो डांस कर रहा था, लेकिन इस बार फ्लोर पर नहीं, समुद्र के किनारे, और सामने लैन वांगची खड़ा था, अपना हाथ बढ़ाए। ये सपना देखकर विंग जगा और उसकी धड़कन काफी ज्यादा तेज थी। नहीं, नहीं, ये सिर्फ डर है, कुछ कुछ और नहीं। मैं यार उसके सामने डांस करूं? ऐसा कभी नहीं। विंग ये सब सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर, यानी कि उसके मन में एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी कि शायद ये इतना आसान नहीं होगा। आगे चलकर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। विंग परेशान था और उसने वापस से खिड़की की तरफ देखा, जहां से चांद की रोशनी आ रही थी और समुद्र की आवाज भी आ रही थी। समुद्र की आवाजों से विंग को शांति तो मिल रही थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो कभी समुद्र के इतने पास नहीं रहा था। अब किसी तरीके से वो रात गुजरी और विंग का उस जगह पे दूसरा दिन स्टार्ट हुआ। सूरज की पहली किरण खिड़की से आकर बेहोशियान के चेहरे पर पड़ी और वो आंखें मिचमिचाकर उठा। सिर अभी भी उसका हल्का दर्द कर रहा था। कल रात की नींद उसकी अधूरी थी। सपने में वो बार बार डांस फ्लोर पर खुद को देख पा रहा था, लेकिन हर बार फ्लोर समुद्र में बदल जाती थी और लहरें उसे खींचने लगती थी। वो बिस्तर पर बैठा। कमरा वैसा ही था, साफ, लग्जरी, लेकिन बिल्कुल जेल जैसा वाइब उसे दे रहा था। बाहर लहरों की आवाज आ रही थी, साथ ही पंछियों की चहचहाहट उसमें मिली हुई थी। हवा में नमकीन महक और फूलों की हल्की सी खुशबू आ रही थी। ये दूसरा दिन है, विग ने फुसफुसाया, और उसने सोचा कि अब 360 में से, यानी कि 365 में से अब 364 बाकी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो था। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा स्लोली समय बीत रहा है। वो उठा और बाथरूम गया और शावर लिया। गर्म पानी ने विंग के मांसपेशियों को ढीला कर दिया, लेकिन उसके दिमाग को नहीं। विंग ने वहीं पास ही में पड़े शैम्पू के बॉटल को उठाया। शैम्पू की खुशबू ने विंग के दिमाग को हिला कर रख दिया। शैम्पू की खुशबू लेमन और मिंट की थी, जो उसे थोड़ा तरोताज़ा महसूस करवा रही थी। वो जल्दी से शावर लेकर आया और कपड़े बदलने के लिए उसने वार्डरोब को ओपन किया। उसमें काफ़ी सारे कपड़े थे, जिसे देखकर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कपड़ा पहने। लेकिन उसने जल्दी से एक वाइट टी शर्ट और एक ग्रे स्वेट पैंट को निकाला, और उसने जैसे ही उसे ट्राई किया, उसे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल उसके लिए फिट है, जैसे जैसे ये उसी के लिए ही बना हो, और किसी पर ये फिट हो ही नहीं सकता। विंग को ऐसा महसूस होने लगा था। उसने उस सभी क्लोथ को पहन लिया, और ये सब पहले से ही प्लान था। ये सोचकर विंग मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये सब कितना ज़्यादा डरावना है। वो इंसान मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है, मेरी फिटिंग, मेरी पसंद, और उसे ये भी पता है कि मैं कौन से फ्लेवर के शैम्पू यूज़ करता हूँ। उसने मुझसे शायद एक भी बार नहीं छुआ, लेकिन उसे मेरी फिटिंग कैसे पता है? ये सब सोचकर विंग अजीब सा महसूस कर रहा था, और उसे ये सब बातें बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और विंग पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, और वो फिर से उस रूम में गोल गोल घूम रहा था। रूम में घूमते हुए विंग खिड़की के पास रुक गया। उसने नीचे देखा तो नीचे उसे गार्डन दिख रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और रंग बिरंगे फूलों से भरा पड़ा था। और उस गार्डन के बीच में एक फाउंटेन भी था। विंग उस गार्डन की खूबसूरती में खो ही गया था कि उसकी नज़र उस गार्डन में खड़े हुए गार्ड्स पर पड़ी। कुछ कुछ दूरी में दो तीन गार्ड्स खड़े हुए थे। दूरी बनाकर उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, और साथ ही एयर पीस भी लगाए हुए थे, जिन्हें विंग देख रहा था। विंग बहुत गौर से उन गार्ड्स को देख रहा था कि तभी रूम के दरवाजे पर नॉक हुई, और विंग बिल्कुल चौंक गया। वो सतर्क हो गया था। विंग पीछे मुड़ा और उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है और रूम के अंदर लैन वांची आया है। आज भी लैन वांची हल्के रंग के कपड़ों में था। वांची ने सफ़ेद लिनन शर्ट पहनी हुई थी। उसके आस्तीन ऊपर तक मुड़े हुए थे।
उसके साथ वो नीली पैंट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल खुले हुए थे, उसके बाल लंबे काले कंधों तक लहरा रहे थे। वांगजी का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक नरमी थी जो कल नहीं थी। विंग देख रहा था, वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इतना हैंडसम मैन कैसे कैसे उसे पसंद कर सकता है? विंग को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन विंग बार-बार अपने मन को खोल रहा था कि ये पर्सन उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसने उसे किडनैप किया है। हो सकता है कि इसके पीछे इसका कोई बुरा मकसद हो। इस कारण से विंग बार-बार अपने मन को समझा रहा था कि ये पर्सन उसके लिए राइट नहीं है। वांग जी और विंग की नज़र एक दूसरे से मिली। वांग जी हल्का सा स्मग करता है, लेकिन वो विंग को नजर नहीं आता, क्योंकि वांग जी ने तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही विंग पर टूट पड़े, पर ये अभी करना सही नहीं था। वांग जी जानता था वो विंग को फोर्सफुली नहीं बल्कि प्यार से हासिल करना चाहता था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वांगची के हाथ में ट्रे था। वांगची ने खुद को संभाला और वेंग के पास जाकर कहा, सुबह का ब्रेकफास्ट। इतना कहकर वांगची ने ट्रे को टेबल पर रख दिया और वो विंग की तरफ देखने लगा। वहीं विंग एक पल के लिए वांगची की तरफ तो दूसरी पल के लिए ट्रे की तरफ देखता। ट्रे पर था फ्रेश पैनकेक्स, मैपल सिरप, फ्रेश बेरीज, योगर्ट, ग्रेनोला, ग्रीन टी और फ्रेश जूस। विंग ट्रे को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घूर रहा था और वहीं वांग जी विंग को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। वांग जी विंग को घूरते हुए मुस्कुरा देता है, क्योंकि वांग जी जानता था कि विंग फूडी है। उसे विंग के हर एक सिंगल चीज़ के बारे में पता था कि इस लड़के को क्या पसंद है और क्या नहीं, और किस चीज़ से इसे अपने काबू में किया जा सकता है। और अभी वांग जी वही कर रहा था, क्योंकि वांग जी जानता था कि अगर किसी को खुश करना है तो उसे उसकी मनपसंद चीज़ ज़रूर देनी चाहिए, और वांग जी यही कर रहा था। और शायद उसका ये प्लान काम भी कर रहा था, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा लालच भरी आंखों से उस ट्रे को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी इस वक्त यहाँ वांग जी ना होता तो वेंग उस ट्रे पर हमला कर चुका होता, पर वो सिर्फ वांग जी के कारण वहां पर रुका हुआ है। तभी वांग जी वेंग को अच्छे से घूरते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा घूरना हो गया हो तो तुम इसे खा सकते हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर वेंग ट्रे को घूरना छोड़कर अपनी कातिल निगाहों से वांग जी को घूरता है, जिससे वांग जी को ऐसा महसूस हुआ कि वो बस अभी इसी वक्त गिर के बेहोश हो जाएगा, क्योंकि वेंग की निगाहें थी ही इतनी कातिल कि बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तभी वेंग वांगची को घूरते हुए बोलता है, तुम रोज खुद ये सब लेकर आओगे, क्या तुम्हारे पास सर्वेंट्स नहीं हैं? जिस पर वांगची बोलता है, सर्वेंट्स हैं, लेकिन हाँ, मैं खुद ये तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। मैं तब तक लेकर आऊँगा जब तक तुम मेरे लिए तैयार नहीं हो जाते। जिस पर विवस्वान ने सीधा उस टेबल के पास जाकर कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने बोला, मुझे भूख लगी थी, पैनकेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब कैसे पता, लेकिन हाँ, ये अच्छा है। ऐसा कहकर विंग ने उस पैनकेक को काटना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही विंग ने उसका एक बाइट लिया, उस पैनकेक का मीठा स्वाद उसकी जीभ में फैल गया, और विंग ने की आवाज़ करते हुए बोला, बहुत अच्छा बनाते हो। उसने अनमने ढंग से कहा था, लेकिन वांगची समझ गया था कि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वांगची भी विंग के पास जाकर बैठ गया, और उसने खुद के लिए भी प्लेट लगाई और विंग को जवाब देते हुए बोला, मैंने नहीं बनाया है, शेफ ने बनाया है, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दी थी। तुम्हें मीठा पसंद है ना, विंग? वांगजी की बात को सुनकर विंग रुक गया, और विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मुझे मीठा पसंद है? जिस पर वांगजी ने बोला, पार्टी में तुमने केक का एक बड़ा टुकड़ा लिया था, वो फ्लेवर चॉकलेट का था, सही कहा? इस बात को सुनकर बेबुशियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, तुम परवट कहेंगे, इतना इतना ज्यादा ध्यान रखते हो? तुमने इतने गौर से मुझे देखा? जिस पर वांगजी ने बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी नजरें तुम पर टिकी हुई थी, तुम्हारे पसीने से भीगे हुए बदन पर।
जब तुम डांस कर रहे थे तब तुम्हारी बॉडी कैसे लहरा रही थी। तुम्हारे एक एक मूव्स को मैं अपनी आंखों में भर रहा था वेंग। जैसे ही वांगजी ने ये कहा, वेंग का चेहरा अचानक से लाल हो गया और वहां पूरा का पूरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ और सिर्फ वहां पर चम्मचों और प्लेट्स की ही आवाज आ रही थी, क्योंकि दोनों ने फिर से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया था। वीन शर्म से लाल हो चुका था। वो नहीं जानता था कि क्यों इस पर्वत की बात को सुनकर वो इतना ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। लेकिन वांगजी जानता था कि उसका जादू विंग पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। विंग के दिल में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार शायद वांगजी के लिए पनप रहा है। लेकिन उससे पहले वांगजी को उसके दिल में जो नफरत है उसे मिटाना होगा। और वांगजी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि पहली बार उसके बाद उसे विंग ने ब्लश जो किया था। अब देखते ही देखते दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया। और खाना खत्म होने के बाद मैन वांगजी ने विंग से कहा, आज हम बाहर चलेंगे, तुम गार्डन देखना चाहोगे? वहाँ पर ढेर सारे फूल हैं, बीच में एक फाउंटेन भी है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। जिस पर विंग ने तुरंत ही वांगजी को मना कर दिया और बोला, नहीं, मैं नहीं रहूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वो भी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वांगजी ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर अकेले रहोगे तो दिमाग में बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें घूमने लगेगी, जो मैं नहीं चाहता, समझे। इतना कहकर वांगजी ने वो ट्रे उठा लिया और वो जाने लगा। जैसे ही वांग जी जाने लगा, वे wuxian ने अचानक से कहा, रुको। और वांग जी रुक गया। उसके बाद विंग ने बोला, मैं वो बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं, समझे। तुम कुछ ऐसा वैसा मत समझना। विंग की बात को सुनकर वांगजी के होठों पर हल्के से मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन वांगजी जानता था कि वो बहुत बुरी तरीके से विंग को गलत समझ रहा है। वो समझ गया था कि विंग को कैसे बहलाना फुसलाना है। अब आगे क्या होगा ये तो वहाँ पता चलेगा। अब जो है, वांगजी सबसे पहले ट्रे रख कर आया, फिर उसने विंग से अपने साथ चलने के लिए कहा। दरवाज़ा खुला और उन दोनों ने देखा, बाहर दो गार्ड्स खड़े हुए थे। लैन वांगजी ने इशारा किया और वो दोनों गार्ड्स दूर हो गए। वेवुशियान बाहर निकला। पहली बार वो इस कमरे से बाहर निकला था। वेवुशियान ने कमरे से बाहर निकलते ही सभी चीज़ों को अच्छे से देखना चालू कर दिया। वो जब उस कमरे से निकला तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि कितनी ताज़ी हवा बाहर है। वो उस कमरे में घुट रहा था और यहाँ उसे बहुत ही अच्छा ताज़ा हवा महसूस हो रहा था। इस पर वी ने एक गहरी सांस ली और वांगची ने भी ये महसूस किया और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानता था कि वी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हर वो चीज़ करेगा जो वी को उसके करीब ला सकता है। और वांगची ये कर भी रहा था। विंग ने देखा कि कॉरिडोर बहुत ज़्यादा लंबा है। कॉरिडोर सफ़ेद मार्बल फ्लोर्स का था। उस कॉरिडोर के दीवारों पर हल्की हल्की आर्ट पेंटिंग्स भी थी। छत पर क्रिस्टल लाइट्स थे, लेकिन हर 10 से 15 मिनट के बाद एक गार्ड वहां पर खड़ा हो जाता था, ब्लैक सूट और एयर पीस के साथ। और उन सभी गार्ड्स का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था। वो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ वीवो श्याम पर थी, लेकिन कोई उसे कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो वांची के साथ था। सबकी नजरें खुद पर महसूस कर कर विंग थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, उसे डर भी लग रहा था। और कहीं ना कहीं ये बात वांची ने भी भाप ली थी। वांगजी ने विंग से कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम मेरे होने वाले वाइफ बनने वाले हो। वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे विंग। जिस पर विंग ने चिढ़ते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं एक मैन हूँ? तुम मुझे वाइफ कैसे बोल सकते हो? क्या तुमने मुझे फीमेल समझ रखा है? क्या मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं कि मैं मैन हूँ या नहीं? जिस पर वांग जी मुड़ा और बोला, तुम मुझे वाकई में खोल कर दिखाना चाहते हो? यकीन मानो, दिखाना चाहोगे तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तुम एक मेल हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी वाइफ ही बनोगे। जिस पर विंग ने चिढ़ते हुए वांग जी से कुछ कहना चाहा, लेकिन वांग जी मुड़ा और मुस्कुराते हुए आगे चला गया। और विंग
एकदम दांत भेजता रह गया और उसके पीछे पीछे चला गया। वांग जी का कदम शांत था और वो एकदम मापा हुआ था। और वहीं वीवू ने जानबूझकर उसे थोड़ा पीछे रहने की कोशिश की थी, लेकिन लैन वांगजी रुक रुक कर उसका इंतजार कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इस कॉरिडोर में विंग भटक जाए, पर फिर भी विंग वांगजी से वहां पर पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग जानबूझकर पीछे हट रहा था ताकि वांगजी थोड़ा जल्दी जल्दी जाए और विंग को इधर से भागने का मौका मिल जाए। और वांगजी ये समझ चुका था। तभी वांगजी ने कहा, इतनी जल्दी भागने की कोशिश मत करो। लैन वांगजी ने पीछे मुड़कर ये कहा था और बोला, तुम्हें चोट लग सकती है विंग। जिस पर विंग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ, तुम जानते हो ना? जिस पर वांगजी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर विंग ने कहा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, बस तुमसे पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मन है तुमसे पीछे चलने का। जिस पर वांगजी ने हल्के से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो उसका मजाक समझ रहा हो, और बोला, ठीक है, वैसे भी वाइफ ही अपने हस्बैंड के पीछे ही चलती है। जिस पर विंग इतना ज्यादा तमतमा गया कि वो वांगजी को कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगा था। और जैसे जैसे विंग और वांगजी चल रहे थे, विंग कंधे से यानी कि अपने कंधे से वांगजी को धक्का मारने लगा था। ये देखकर वांगजी बहुत ज्यादा, उसे ऐसा लग रहा था कि वो हंस दे, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहा था। और वांगजी ने खुद को इस तरीके से खड़ा किया कि वांगजी बहुत ज्यादा मजबूत लग रहा था। विंग ने ये देखा नहीं और उसने फिर से वांगजी को कंधा मारने की कोशिश की, लेकिन वांगजी ऐसे खड़ा था कि विंग सीधा वांगजी के चेस्ट से जा लगा और वो सीधा पीछे गिरने को हो गया। वो एक बॉडी गार्ड के ऊपर गिरने ही वाला था कि वांगजी ने उसे कमर से पकड़ लिया और कहा, तुम बहुत ज्यादा नाजुक हो, तो इस तरीके की हरकत मत करो विंग, नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जिस पर विंग ने वांगजी को धक्का दिया और बोला, तो तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ, तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं पीछे चल रहा था तो भी तुम्हें दिक्कत है, आगे चल रहा हूँ तो भी तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ तो भी दिक्कत है, तो आखिरकार मैं करूँ क्या? जिस पर वांगजी ने मुस्कुराकर उसे कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना सब चीज करने के लिए। ऐसा कहकर वांगजी विंग को देखने लगा। और फिर विंग ने कहा, देखो, बकवास मत करो लैन वांगजी, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा, समझे? जिस पर वांगजी ने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर वो विंग को उंगली करके दूसरे तरफ दिखाने लगा और बोला, गार्डन उस तरफ है, चलो। ऐसा कहकर वांगजी आगे बढ़ने लगा था और विंग भी उसके पीछे पीछे चिढ़ते हुए आने लगा था। जैसे ही विंग और वांगजी वहां से गए, गार्ड्स हंसने लगे थे। तभी एक गार्ड बोलता है, लगता है सर को उनके मनपसंद पार्टनर मिल गया है। जिस पर दूसरा गार्ड बोलता है, हाँ वाकई, मैंने भी पहली बार सर को इतना खुलकर हंसते हुए देखा है। अच्छा होगा कि ये जल्दी ही मान जाए और सर इनके साथ खुश रहे। और वहीं सब गार्ड्स उस गार्ड की बात पर हामी भर रहे थे, क्योंकि वो सब वांगजी के लॉयल बंदे थे और वो अपने सर, अपने बॉस को खुश देखना चाहते थे। यहाँ दूसरी तरफ विंग और वांगजी उस कॉरिडोर से अब फाइनली बाहर निकल चुके थे और वो सीधा उस गार्डन में एंट्री करते हैं। गार्डन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। हरी भरी घास, चारों तरफ फूलों की क्यारियां, लाल गुलाब, सफेद लिली, पीले सूरजमुखी के फूल चारों तरफ लगे हुए थे। बहुत ही ज्यादा देखने में वो खूबसूरत लग रहे थे। वहीं उस गार्डन के बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन था, जिसमें पानी की धाराएं हवा में उछल रही थी और धूप की जो रोशनी थी उससे वो इंद्रधनुष बना रही थी। हवा में फूलों की महक और समुद्र की नमकीन खुशबू मिली हुई थी। विंग ने अपनी आंखें भर भर कर कुदरत की इस खूबसूरती को निहारा और एक गहरी सांस ली। वाह, अच्छा है, कितना कितना खूबसूरत है, विंग ने खुद से ये कहा। वहीं लैन वांगजी अपनी आंखें भर भर कर विंग को देख रहा था। तभी वांगजी ने विंग से कहा, यहाँ का मौसम साल भर ऐसा ही रहता है, ठंडी हवा और साफ आसमान। वांगजी की बात को सुनकर विंग ने ताना मारा, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ छुट्टी मनाने के लिए लाए हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और तुम्हारे इरादे मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगा। वांगजी, ये बात जान लो, तुम जो मेरे लिए कोशिशें कर रहे हो ना,
मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम मुझे यहाँ बिना मेरी मर्ज़ी के लेकर आए हो और मेरी मर्ज़ी कभी तुम्हारे साथ नहीं होगी, कभी भी नहीं। विंग की बातें वांगची को तीर की तरह उसके दिल में चुभी, लेकिन वांगची कुछ कर नहीं सकता था। ये सच था कि वो विंग को किडनैप करके लाया था, क्योंकि वांगची जानता था कि वो कौन है। अगर वो जाकर विंग से ये कहे कि मैं एक माफिया हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो क्या विंग उसे एक्सेप्ट करता? वांगजी को उस वक्त जो ठीक लगा उसने वो किया, लेकिन वांगजी ने विंग के साथ कभी फोर्स नहीं किया। ये विंग देख नहीं रहा था और वांगजी कहना चाहता था कि भले ही मैं जैसा भी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी फोर्स नहीं किया, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। लेकिन वांगजी ये सब नहीं कहता, उसकी ये बातें उसकी जुबान पर आते आते रह गई। विंग वांगजी को घूर रहा था, लेकिन वांगजी एकदम चुप था। वांगजी ने विंग से नजरें हटा ली और वो आगे बढ़ा। वांगजी एक पगडंडी पर चलने लगा था और पता नहीं क्यों विंग को ऐसा लगा कि उसे वांगजी के पीछे पीछे जाना चाहिए, और वो भी उस घुमावदार पगडंडी पर वांगजी के पीछे पीछे चलने लगा था। दोनों धीरे धीरे एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच गए थे, जहां पर नींबू, आम और नारियल के पेड़ लगे हुए थे, यानी कि कोकोनट्स के पेड़ लगे हुए थे। और उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में एक ब्रांच था जहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ सकता था। एक जगह छोटा सा तालाब था, उसमें सुनहरी मछलियाँ तैर रही थी। विभूषियान वहाँ रुक गया और कहा, ये सब तुम्हारा है? जिस पर वांगची ने जवाब दिया, हाँ, परिवार की पुरानी प्रॉपर्टी है ये सब। तभी विंग ने कहा, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? जिस पर लैन वांगजी एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसके बाद जवाब दिया, अब सिर्फ मेरे भाई हैं, जिनका नाम लैंस चैन है। मेरे मॉम डैड बहुत पहले ही नहीं रहे। विंग ने जैसे ही वांगजी के मुंह से ये सब सुना, उसने पहली बार आंखें भरकर वांगजी की तरफ देखा। पहली बार लैन वांगजी की आवाज में एक हल्की सी दरार विंग को महसूस हुई, जिस पर विंग ने तुरंत ही कहा, आई एम सॉरी। विंग को नहीं पता था कि कैसे उसके मुंह से सॉरी निकल गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बातों से वांगजी का मन दुखा होगा, और विंग ने बिना कुछ सोचे समझे सॉरी बोल दिया। और विंग हैरान था कि उसने आखिरकार क्यों सॉरी बोला। जैसे ही विंग ने सॉरी बोला, वांगजी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ये पुरानी बातें हैं। इतना कहकर वांगजी आगे बढ़ गया, और अब उसके पीछे पीछे विंग भी आया। वो दोनों अब एक पुल पर आ गए। विंग उस पुल को देख रहा था। इन्फिनिटी पूल। एक तरफ से ऐसा लगता था जैसे पानी समुद्र में गिर रहा हो। पानी नीला और साफ था। चारों तरफ लाउंज चेयर्स, छाते और छोटा बार भी था। लैन वांगजी ने विंग को देखते हुए कहा, स्वयं कर सकते हो, कपड़े तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो? वांगजी की बात को सुनकर विंग हंसा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा थी, यानी कि गुस्सा भरा हुआ था उसके हंसी में। तभी विंग ने कहा, तुम सोचते हो मैं तुम्हारे साथ पूल में कूद जाऊंगा जैसे कोई रोमांटिक हनीमून में हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। जिस पर लैन वांगजी ने उसे घूरा और बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, अकेले रहने से दिमाग ज़्यादा सोचता है। कहीं तुम मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप न सोचने लग जाओ। इतना कहकर वांगजी चुप हो गया, और विंग को ऐसा लगा कि वो अभी इसी वक्त वांगजी के चेहरे पर दो तीन थप्पड़ बजा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। बेगूश्यान ने पुल को देखा। पानी चमक रहा था। वो थोड़ा थका हुआ था, उसके शरीर में पसीना आया हुआ था। वो गार्डन में घूमते घूमते बहुत ज़्यादा थक चुका था। काफ़ी सोचने और समझने के बाद विंग ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगे, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। जिस पर वांगची ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस तरफ आओ। इतना कहकर वो एक तरफ हट गया, और बेगूशाह ने अपनी टी शर्ट उतारी, और वांगजी उसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। विंग की बॉडी स्लिम थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग ने जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई घूर रहा है,
तो वो पीछे मुड़ा, जहाँ पर और कोई नहीं वांग जी खड़ा हुआ था। एक पल के लिए वांग जी को देखकर विंग डर गया, क्योंकि वांग जी बिना पल के झपकाए विंग को ही घूर रहा था। जब विंग ने ये सब देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आया, तो विंग ने अपने हाथों के मूवमेंट्स वांग जी को दिखाने चालू कर दिए, यानी कि विंग जो है अपने डोले शोले दिखा रहा था कि भाई तू मेरे पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो खींच कर एक लाफा दूंगा। ये सब विंग की जो हरकतें थी वो वांग जी देख रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था, ये आखिरकार कर क्या रहा है, क्या ये उसे सिड्यूस कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसे अपनी कमर दिखानी चाहिए, ना कि हाथ। वांग जी कंफ्यूज था। फिर उसके बाद वांग जी, जब विंग ने मुक्के का इशारा किया, तब जाकर वांग जी को रियलाइज हुआ कि भाई विंग उसे मारने के लिए बता रहा है, आई मीन मारने वाला इशारा कर रहा है। जिस पर वांग जी ने अपनी नजरें थोड़ी सी फेर ली और विंग के फोटो पर एक तिरछी स्माइल आ गई। विंग ने सोचा, चलो कम से कम ये मुझसे अभी डर तो रहा है, नहीं तो मुझे लगा था ये मुझसे डरेगा भी नहीं। और वहीं वांग जी, वो डरा वरा तो नहीं था, उसने अपना थोपड़ा साइड करके वो बत्तीसी फाड़ रहा था। वो हंस रहा था विंग की हरकतों से, वो देख रहा था। वो जब से विंग को गार्डन की तरफ लेकर आने के लिए निकला था, तभी से विंग की अजीब अजीब सी हरकतें चालू हो गई थी, जो वांग जी को बहुत ज्यादा हंसने पर मजबूर कर रही थी। और वांग जी किसी तरीके से खुद को संभाल रहा था, क्योंकि वो विंग के सामने हंसना नहीं चाहता था, लेकिन विंग की अब ये हरकत उसे बहुत ज्यादा हंसा देती है, और वो बिना रुके हंस रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स वांग जी को देख रहे थे। वांग जी बत्तीसी फाड़ कर देख रहा था उनको, तो उन गार्ड्स की भी रूह कांप जाती है। उन्हें लगता है कि वांग जी उन्हें मार देगा, और वो गार्ड्स और भी ज्यादा तनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे बता रहे हो कि बॉस हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन गार्ड्स के सामने वांग जी अपनी बत्तीसी फाड़ के खड़ा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वांग जी एक क्रीपी क्रिएचर है। और ये सब वो गार्ड समझ नहीं पा रहे थे कि भाई वांग जी उनको देखकर नहीं, बल्कि विंग की हरकतों को देखकर हंस रहा था। उधर विंग खुश था, वांग जी भी खुश था, और बेचारे गार्ड्स डरे हुए थे। तभी एक गार्ड दूसरे गार्ड को देखते हुए बोलता है, भाई ये सर हमें इतनी पत्तीसी फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? मेरा तो कलेजा डरा जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। जिस पर दूसरा गार्ड बोलता है, अरे यार, मुझे नहीं लगता कि सर हमें देखकर हंस रहे हैं। आखिरकार हमने कौन सा तीर मार लिया है जो वो हमें देखकर हंस रहे हैं, वो भी इतना बुरी तरीके से? तुम तो जानता है ना कि सर नहीं हंसते। तो फिर दूसरा वाला गार्ड बोलता है, तो फिर वो इधर देख क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि अगर वो थोड़ी देर और मुझे घूरे ना तो मुझे यही हार्ट अटैक आ जाएगा। जिस पर तीसरा गार्ड बोलता है, अरे तुम दोनों टेंशन मत लो, वो अपने पार्टनर को देखकर हंस रहे हैं, जरूर उनके पार्टनर ने कुछ किया होगा। जिस पर चौथा गार्ड बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिस पर पांचवा गार्ड बोलता है, ये ठीक कह रहा है, मैंने कॉरिडोर वाली बात को सुना है। कॉरिडोर वाले गार्ड मुझे बता रहे थे कि जो सर के पार्टनर हैं वो थोड़े अजीब हैं, और वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, जिसे देखकर सर हंस रहे थे। शायद उन्होंने ही कुछ किया होगा। जिस पर पहला वाला गार्ड बोलता है, यार उनका पार्टनर सही तो है ना, कहीं वो उन्हें पागल ना कर दे। देखो ना, हमने सर को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा, और जब से उनके पार्टनर आए हैं वो बत्तीसी फाड़ कर हंस रहे हैं। हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, लेकिन इतना बुरा कैसे हंस सकते हैं कि किसी के भी हार्ट को फेल कर दे? देखो ना कैसे दिख रहे हैं। अगर किसी ने इसको देख लिया ना, सर को इस तरीके से हंसते हुए, तो वो वहीं पर ही मर जाएगा। जिस पर सभी गार्ड्स उस पहले वाले गार्ड्स के बात पर सहमति जताते हुए बोलते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर तो शायद ऐसे ही हंसते हैं ना। जिस पर पांचवा गार्ड बोलता है, देखो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सर को कभी हंसते हुए नहीं देखा, हो सकता है कि सर को हंसना आता ही ना हो। जिस पर दूसरा गार्ड बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर के पार्टनर सर को हंसना सिखा देंगे। जिस पर सभी गार्ड्स एक साथ अपना सिर हमें हिलाते हैं, और फिर से अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। वहीं वांग जी जी भर के हंस लेने के बाद एक गहरी सांस लेता है, और वापस से अपनी मुंडी विंग की तरफ कर देता है। और वांग जी इस सब से अनजान था कि उनके गार्ड्स उसके बारे में क्या क्या सोच लेकर बैठे हुए हैं। वहीं विंग, वो अब पुल में उतर रहा था। धीरे धीरे वो पुल में उतरता है। विंग ने महसूस किया कि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है।
वो उसे अच्छा महसूस करा रहा था। विंग वहाँ पर तैरने लगा था। वो तेजी से तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग पानी को दो टुकड़ों में काट रहा है। कुछ देर बाद वो पीठ के बल लेट गया और आसमान को घूरने लगा। विंग ने कहा, ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये जगह मुझे कैद किए हुए है। वहीं वांजी दूर से विंग को देख रहा था। उसकी आंखें वेवुशियान के हर मूवमेंट पर टिकी हुई थी। पानी में उसका शरीर लहराता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था। बाल गीले, चेहरा शांत, सब कुछ उसे और भी ज्यादा विंग की तरफ इनवाइट कर रहा था। तभी कुछ समय के बाद विंग बाहर निकला। उसने तौलिया लिया और अपना शरीर पोंछने लगा। तभी विंग ने कहा, अब क्या, अगला क्या प्लान है? जिस पर वांगजी ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लंच और फिर लाइब्रेरी। जिस पर विवुशियान ने आंखें घुमाई और कहा, तुम मुझे पढ़ने लिखने वाले लड़के में बदलना चाहते हो? हाँ, लेकिन एक बात अच्छे से याद रख लो, मैंने अपनी छोटी उम्र में बहुत पढ़ाई कर ली है और उसमें मुझे ट्रॉमा हो गया था पढ़ाई से, और अब मैं दोबारा पढ़ाई नहीं करूँगा, समझे? पढ़ाई को लेकर मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है। जितना मुझे पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ मिस्टर लैन वांगजी। पिंग की बात को सुनकर वांगजी को ऐसा लगा कि वो बस हंस देगा, लेकिन उसने किसी तरीके से खुद को कंट्रोल किया और विंग को कहा, नहीं, मैं तुम्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता, मैं बस समय बिताना चाहता हूँ। हम वहाँ पर समय बिताएंगे। जिस पर विंग ने उसकी तरफ घूर के देखा और फिर विंग रेडी हुआ और फिर वो दोनों वापस विला की तरफ चले गए। रास्ते में विंग ने पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? जिस पर लैन वांगजी रुक गया और बोला, नहीं। जिस पर विंग को बहुत गुस्सा आया और विंग ने झट से वांगजी की तरफ मुड़कर जवाब देते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मुझे यहाँ क्या मुजरा करने के लिए लाए हो? हाँ, वैसे भी जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे ऐसे सपने आते हैं कि तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं समुद्र के किनारे तुम्हारे सामने मुजरा कर रहा हूँ। जिस पर वांग जी अपना मुंह खोल के विंग को देखता है और बोलता है, ऐसा नहीं है। जिस पर विंग बोलता है, तो फिर कैसा है? फिर मुझे यहाँ लाए क्यों हो? हाँ, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम इतने कंगाल हो कि तुमने मुझे उठा लिया पैसों के लिए? जिस पर वांग जी बोलता है, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। तो विंग बोलता है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो? जिस पर वांग जी चुप हो जाता है और विंग भी शांत हो जाता है। फिर विंग सोचता है शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। फिर विंग पीछे मुड़ता है और कहता है, अगर तुम्हें प्यार नहीं हुआ तो ये क्या है? क्या ये तुम्हारा पहला जुनून है? जिस पर वांग जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, ये जुनून है, मेरा पहला जुनून और आखिरी भी। यह सुनकर विभूषण का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वो मुड़ा और कहा, फिर भी मैं नहीं मानूंगा तुम्हारे लिए वांगजी। जिस पर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम मानो या ना मानो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रोक पाओगे, और रही प्यार की बात तो हो जाएगी तुमसे, वो भी इतनी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना कहकर वांगजी ने कुछ और नहीं कहा। वो बस चुपचाप चला गया और विंग उसे देखता रह गया। वांगजी चल रहा था और विंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। विंग वांगजी के बातों से अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। और वहीं वांगजी, उसने ठान लिया था कि वो विंग को अपना कर ही रहेगा, चाहे विंग को पाने के लिए उसे कुछ भी कर गुजरना क्यों ना पड़े। पुल से वापस आने के बाद विवुशियान का शरीर बुरी तरीके से थका हुआ था, लेकिन उसका दिमाग अब काफी ज्यादा तेज चल रहा था। विंग के गीले बालों से पानी टपक रहा था। विंग ने तौलिया उठाया और उससे अपने सिर को पोंछते हुए वो विला के मेन एरिया में पहुंच गया, जहां लैन वांगजी पहले से ही एक ओपन एयर टेरेस पर था, जहां लंच का सेटअप किया गया था। टेबल पर सफेद लिनन क्लॉथ बिछे हुए थे। क्रिस्टल ग्लास चमचमा रही थी। सिल्वर कटलरी और खाना वहाँ इतालवी स्टाइल का था। फ्रेश पास्ता, कार्बोनारा, क्रीमी बेकन के टुकड़े वहाँ पर खूबसूरती से सजे हुए थे। गार्लिक ब्रेड, सलाद, डिजर्ट में टिरामिसू।
वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहे थे। रेड वाइन की बोतल और 2 ग्लास बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहे थे। ये सब देखकर विंग हँसा, लेकिन उसकी हँसी में एक चिढ़ापन था। विंग ने लगभग वांगची को चिढ़ाते हुए ही बोला, "हम्म, क्या ये कैंडल लाइट डिनर का दोपहर वाला वर्जन है?" जिस पर लैन वांगची ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कुर्सी को उसकी तरफ खींचा और बोला, बैठो। और बेहोशियान हिचकिचाया, लेकिन वो बैठ गया। उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। वो फोर्क उठाया और पास्ता खाने लगा। स्वाद इतना अच्छा था उस पास्ते का कि वो बस बोल पड़ा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा पास्ता नहीं खाया। ये सब देखकर वांगजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। अल्लान वांगजी ने वाइन को डालना शुरू किया और उसकी तरफ वाइन बढ़ाकर बोला, पियो, हल्की है, तुम्हें चढ़ेगी नहीं। जिस पर बेबूशाह ने ग्लास उठाया और उस वाइन का एक घूंट लिया। उस वाइन का टेस्ट मीठा और कड़वा था। विंग ने बोला, तुम्हें पता है मैं शराब पीता हूँ, तो टेंशन मत लो। मैं अगर इस पूरी बोतल को भी गटक लूँ ना, तो भी मुझे नहीं चढ़ेगी। और वैसे भी तुम तो जानते ही होगे, है ना? जिस पर वांगजी ने बोला, पार्टी में तुमने बियर ली थी, लेकिन तुम्हें वाइन पसंद है शायद, तो तुम इस वाइन को पसंद करोगे। जिस पर वेबुशिया ने ग्लास रख दिया और बोला, तुम तुम मिस्टर लैन वांगजी, तुमने तुमने मुझे कितना अब सर्व किया है, हाँ? कितना कितना घूर घूर के तुमने मुझे देखा है उस रात को, जो तुम्हें हर छोटी से बड़ी चीज मेरे बारे में पता है। तभी लैन वांगजी ने सीधा विंग की आंखों में देखा और बोला, मैंने तुम्हें हर पल देखा है, हर एंगल से देखा है, तुम्हारी हर एक छोटी छोटी चीजों को देखा है। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में विंग, ये भी कि तुम्हारे दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। जैसे ही वांगजी ने ये कहा, वहां सन्नाटा छा गया। विंग और वांगजी कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। सन्नाटा गहरा था, लेकिन सिर्फ वहां पर फोर्क की आवाज और दूर समुद्र की लहरों की आवाज गूंज रही थी। दोनों ने कुछ देर के बाद एक दूसरे से नजरें हटाई और अपना अपना नाश्ता या फिर कहें खाना कंप्लीट किया। खाना खत्म होने पर बेबुशियान ने वांगची से पूछा, अब क्या अब क्या अलग प्रोग्राम है तुम्हारा? जिस पर लैन वांगजी उठा और बोला, लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर चले गए। विला का एक हिस्सा जो पूरी तरीके से किताबों से भरा हुआ था। ऊंची छत, लकड़ी की शेल्फ्स, हजारों किताबें वहां पर खूबसूरती से सजा कर रखी गई थी। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी थी, कोई नई थी। वहाँ पर हर भाषा में तरह-तरह की किताबें थी। एक तरफ बड़ा सोफ़ा था, दूसरी तरफ एक ग्लोब और पुराना ग्रामोफोन भी था। खिड़की से समुद्र दिख रहा था। विभूषियान ने शेल्फ्स को छुआ। विंग की उंगलियां उन किताबों पर फिसली। विंग ने बोला, तुम इसे पढ़ते हो? जिस पर वांगजी ने जवाब दिया, हाँ, रोज, हर रोज एक नई किताब बहुत कुछ सिखा जाती है विंग। तभी विवेशान ने एक किताब निकाली। उस पर नाम लिखा था, द लिटिल प्रिंस। एक बहुत ही खूबसूरत सा वो किताब था। तभी विंग ने उसे बोला, ये बचपन में मैंने पढ़ी थी। इसे देखकर मुझे मेरे बचपन की काफ़ी सारी यादें याद आ गई वांगजी। विंग की बात सुनकर वांगजी उसके करीब आया, इतना करीब कि विभूषान को उसकी बॉडी की हीट महसूस हुई। तभी वांगजी ने कहा, तुम्हें इसकी कहानी पसंद है? जिस पर विभूषान ने किताब को बंद कर दिया और बोला, हाँ, वो लड़का जो तारे देखता है, वो आज़ादी, वो अकेलापन, उसका किस तरीके से लाइफ, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे पास ये किताब है तो ज़रूर तुमने पढ़ा होगा ना। जिस पर वांगजी ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने पढ़ा है, मैं भी अकेला हूँ, विंग। वांगजी की बात को सुनकर वेवुशियान मुड़कर वांगजी को देखता है। पहली बार लैन वांगजी की आंखों में उसे कुछ दिखा, दर्द, जुनून और कमजोरी। और विंग ने कहा, तो इसीलिए ये सब, क्योंकि अकेले हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस पर वांगजी ने अपना सिर हिलाया और बोला, शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन अकेलापन मिटाने के लिए
यही रास्ता ठीक लगा। सिर्फ इसीलिए ही नहीं, तुम तुम अलग हो, तुम जीते हो, मैं सिर्फ जिंदा हूँ लेकिन जीता नहीं हूँ। विंग। ये सुनकर विभूषण का गला सूख गया। वो पीछे हटा। ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है वांग जी। तुम्हें खुद को समझाना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। जिस पर वांग जी ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विंग को वो छू नहीं पाया। वांग जी ने कहा, शायद, पर मुझे पता नहीं। वांग जी के इतना कहने पर दोनों शांत हो गए। तभी वांग जी ने कहा, अगर ऐसा है, अगर ये ऑब्सेशन है, तो मैं इसे प्यार में बदलने तक का इंतज़ार करूँगा। लेकिन मेरा पहला भी तुम रहोगे और आखिरी भी तुम रहोगे, विंग। इतना कहकर वांग जी विंग को देखने लगा। दोनों के बीच खामोशी थी। विंग ने किताब वापस रखी और कहा, मैं नहीं बदलूंगा। मेरा फैसला हमेशा यही रहेगा वांग जी। तुम जब भी मेरे पास आओगे, यही जवाब तुम्हें मिलेगा। जिस पर लैन वांग जी ने हल्का सा मुस्कुराया। उसके मुस्कान में हल्का दर्द भरा हुआ था। और फिर वांग जी ने कहा, समय बताएगा विंग, कि क्या बदलता है और क्या नहीं। इस पर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वांग जी भी अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। अब शाम ढल रही थी। वो दोनों बाहर टेरेस पर आए। सूरज डूब रहा था। आकाश नारंगी, लाल, गुलाबी रंग से बिखरा हुआ था। समुद्र पर सुनहरी चमक खूबसूरत लग रही थी। वेवुशियान रेलिंग पर टिका हुआ था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। लैन वांगजी उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने थोड़ी दूरी मेंटेन की थी। रात का खाना साथ खाओगे? वांगजी ने विंग से पूछा। तो विंग ने जवाब दिया, नहीं, मैं अकेले खाऊंगा। लेकिन वांगजी ने सिर हिलाया और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर रात में नींद न आए तो मेरे कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, विंग। जिस पर विवुशियान ने झटके से मुड़कर उसे देखा और बोला, क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना परवट सा? अब वांगजी के बच्चे? जिस पर वांगजी ने शांत स्वर में कहा, बात करने के लिए या कुछ और, तुम समझ रहे हो ना? जिस पर विंग ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम्हें शर्म नाम कोई चीज तो है नहीं। जिस पर वांगजी ने कहा, अगर मैं अपने पार्टनर के सामने शर्माऊंगा तो फिर वो सब कैसे करूंगा? जिस पर विंग का पूरा चेहरा लाल पीला हो गया था। उसने आंखें बढ़कर वांगजी को मारने की कोशिश की, लेकिन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। विंग छटपटा रहा था, बोल रहा था, छोड़ो छोड़ो मुझे, परवट कहीं के, छोड़ो। लेकिन वांगजी ने उसे छोड़ा नहीं, उसे अपने पास और खींच लिया। वांगजी धीरे धीरे अपने फेस को विंग के पास लेके जाने लगा और अपनी नोज से विंग के चिक्स को रब करने लगा। जिस पर विंग बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। विंग ने बोला, छोड़ो वांगजी, तो तुमने कहा था जबरदस्ती नहीं करोगे, छोड़ो। जिस पर वांगजी ने विंग के कानों के पास आकर कहा, कहा था जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ विंग। मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर मुझे तुम्हारी बाहों में गुजारने दो। ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़। इतना कहकर वांगजी ने विंग को गले से लगा लिया। विंग भी शांत था। पता नहीं क्यों विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वांगजी इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस कर रहा है और वांगजी की मदद विंग को करनी चाहिए। जिसके कारण विंग ने वांगजी को गले से लगने दिया, उसे हटाया नहीं। और वो दोनों कुछ समय तक वहीं पर एक दूसरे को गले लगा के खड़े हुए थे। कुछ समय के बाद वांगजी ने विंग को छोड़ा और इसके लिप्स पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, रात को तुम मेरे कमरों में आओगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस पे विंग का चेहरा शर्म से और गुस्से से लाल हो गया। उसके बाद विंग ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर वांगजी ने अपनी आंखें नीची की और बोला, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ, बस ऑफर है। इतना कहकर वो वहां से चला गया और उस टेरेस पर विंग अकेला रह गया। सूरज पूरी तरह डूब गया था। लगभग रात हो गई थी। वो अपने कमरे में लौट आया। डिनर ट्रे उसके पास आई, लेकिन वो खा नहीं पा रहा था।
विंग बिस्तर पर लेट गया और वो छत को देख रहा था। विंग ने सोचा, ये आदमी कितना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन दिमाग में उसके एक सवाल बार-बार आ रहा था, क्यों? क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है जब वो मेरे पास आ रहा है? वो आँखें बंद कर लेता है और विंग सोचने लगता है कि जब वो दोनों टेरेस पर थे तब वांग जी कैसे उसके करीब आया था, कैसे विंग की सांसें वांग जी की खुशबू से भर चुकी थी और विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये रियलिटी है कि विंग वांग जी की तरफ उस वक्त अट्रैक्ट हुआ था। ये सोच सोच कर विंग बहुत ज़्यादा खुद को शर्मिंदगी में डुबा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसका मानना था कि वो कभी भी वांग जी के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन जिस तरीके से वांग जी उसके करीब आया, विंग को अब खुद पर भी शक होने लगा था कि आखिरकार उसको लेकर विंग के दिमाग में इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों चल रही हैं। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तभी उसे वांग जी का चेहरा अपने बहुत ज्यादा क्लोज नजर आया। विंग ने जोर से अपनी आंखें खोली, उसकी सांसें तेज थी, उसने इधर उधर देखा तो उसने गौर से देखा कि रूम पर कोई भी नहीं है। विंग ने खुद के सिर पर हाथ मारा और बोला, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ऐसा कहकर वो उठा और खिड़की के पास चला गया। खूबसूरत नीला समुद्र चांद की रोशनी में चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज तो चांद भी और ज्यादा चमक रहा है। बीन चांद को देखने लगा था, लेकिन अब उसे उस चांद में भी वांगजी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। ये देखकर बीन ने दरवाजा बंद कर लिया और पर्दे लगा दिए। वो वापस से बेड के पास आया तो उसने देखा कि डिनर वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। बींग ने चेयर खींची और वो अपना डिनर करने लगा था। उसने डिनर खत्म किया, इधर उधर वॉक किया और वापस से बिस्तर पर लेट गया और आंख बंद कर ली। उसने सोचा, अभी 363 डेज बाकी है। ऐसा कहकर वो सो गया। लेकिन आधी रात के समय हम देखते हैं कि विंग के रूम का दरवाजा ओपन होता है और वहां कोई इंसान आता है। धीरे धीरे कदमों से वो आकर सीधा विंग के पास बैठ जाता है। उसके मजबूत हाथ विंग के चेहरे पर घूम रहे थे। हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं, लैन वांगजी था। वांगजी ने विंग के सीने पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए विंग कहकर बुलाया, लेकिन विंग उठ नहीं रहा था। ये देखकर वांगजी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। वांगजी विंग के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा था। वांगजी उसके कानों में आकर बोलता है, तुम तुमसे दूर में रह नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन आज आज जब सनसेट के टाइम मैं तुम्हारे करीब आया था, तुम्हारी स्मेल ली थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया था और अब मैं रोक पा भी नहीं रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विंग के ड्रेस को निकालने लगा था। उसने विंग को पूरी तरीके से देखते ही देखते नेकेड कर दिया था और वो खुद भी नेकेड हो चुका था। वो विंग के ऊपर बैठा हुआ था। गाइस आप समझ जाओ कि वो कहाँ पर बैठा हुआ था। देन वो विंग को खुद से रब करने लगा था, आई मीन खुद को विंग से रब करने लगा था। वांगजी बहुत ही ज़्यादा हॉट महसूस कर रहा था। देन वो विंग को ढेर सारे किसेस कर रहा था, लेकिन वो इस बात का ध्यान भी रख रहा था कि एक भी निशान विंग के शरीर पर ना पड़े, नहीं तो विंग को पता चल जाएगा। और गाइस यहाँ पर विंग इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि विंग ने जो खाना खाया उसमें वांगजी ने नशीली दवाइयाँ मिलाई थी, जिससे विंग एक गहरी नींद में जा चुका है और विंग की नींद अब सीधा सवेरे ही खुलेगी। और वांगजी इसका अच्छे से फायदा उठा रहा था। वांगजी अच्छे से सेटिस्फाई हो जाने के बाद वो खुद को विंग के ऊपर ही रिलीज कर देता है और वो विंग के कानों के पास आकर कहता है, मैंने मैंने बस तुम्हें छुआ है, तुम्हारे अंदर एंटर नहीं किया है। तो एक तरीके से मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है विंग। ये चीज़ मैं बचा के रख रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्रॉपरली इंटीमेट तब होऊंगा जब तुम्हारी खुद की मर्जी होगी, जब तुम खुद को मेरे पास सरेंडर करोगे। इतना कहकर वांगजी एक डीपली विंग को किस करता है और वो विंग को पहले साफ कर देता है और उसे क्लॉथ पहनाकर खुद भी अपने कपड़े पहनकर विंग को कुछ समय के लिए देखता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। वांगजी अपने रूम में पहुंचता है और वो भी अपने रूम के विंडो के पास चला जाता है। वांगजी चांद को निहारते हुए रेड वाइन पी रहा था और एक एक घूंट में
उसे विंग को किस करना बार बार याद आ रहा था। वांगजी हार्ड हो जाता है और वो विंग का नाम लेकर खुद को वहीं सेटिस्फाई करने लगता है। जब वो रिलीज होता है तो वो गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं खुद से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ विंग। अभी जो मैंने किया, हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो बोला था वो निभाया। मैंने कहा था कि मैं फोर्स नहीं करूँगा और मैंने फोर्स नहीं किया है। मैंने बस मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा प्यार किया है विंग। मुझे मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। पता नहीं ये 1 साल कब बीतेंगे और कब तुम हँसते मुस्कुराते हुए मुझे अपनाओगे और तुम मुझे बोलोगे, आई वॉन्ट यू। उस दिन मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। तुम्हें तुम्हें पूरी तरीके से महज़ कर दूँगा विंग। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बेसब्री से मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने हैंड को साफ करता है और फिर वो पूरा का पूरा रेड वाइन का बॉटल पी जाता है और विंग को याद करते हुए वो भी सो जाता है। अब सुबह का समय था। सुबह की पहली रोशनी कमरे में घुसी तो बेहोशियान पहले से ही जग चुका था। रात भर उसे बहुत अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई है, कोई कोई उसे किस कर रहा है, कोई उसे छू रहा है। उसे बार बार वांगजी की वो आखिरी बात याद आ रही थी, मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहेगा, तुम आना। वे बार बार इन्हीं सबको सोच रहा था। जब वो उठा तो उसे उसका शरीर बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। वो इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, घुटनों पर हाथ रखे और सिर को झुकाए। विंग ने बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे छुआ है, लेकिन लेकिन मेरी कमर में दर्द नहीं है, बस अजीब सा लग रहा है। ऐसा कहकर विंग ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन चेहरा अभी भी वैसा ही था, शरारती और जिद्दी। लेकिन अब उसे एक नई सी छाया अपने ऊपर नजर आ रही थी। विंग उठा और उसने शावर लिया। उसने शावर ठंडे पानी से लिया था क्योंकि उसे अपने इस अजीब अजीब से ख्याल आते दिमाग को थोड़ा झटका देना था। उसने क्विकली शावर लिया और कपड़े बदले। आज उसने ब्लैक टी शर्ट और डार्क कलर का जीन्स पहना था, जैसे वो खुद को याद दिला रहा हो कि वो अभी भी वही बेबुशान है जो वो पहले हुआ करता था। विंग लगभग रेडी ही था कि दरवाजे पर नॉक हुई। अंदर वांगची आया। आज वो थोड़ा अलग लग रहा था। वांगची ने ग्रे शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन आंखों में एक हल्की सी थकान थी। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक विंग को देखा और उसका दिल धड़कने लगा था। उसे याद आया कि कल उसने विंग को पूरी तरीके से नेकेड देखा था और वो उसके बहुत ज़्यादा करीब था। ये सोचकर वांगजी ने अपनी नज़रें नीची कर ली और विंग ने जैसे ये देखा, उसने मन में सोचा कि परवट अपनी आंखें क्यों नीची कर रहा है, ऐसी कौन सी शर्मिंदगी कर ली इसने। वो ऐसा सोचकर वांगजी को घूर घूर के देखने लगा था और वांगजी के कान लाल हो गए थे। वांगजी के हाथ में ट्रे था जिसमें सुबह का नाश्ता था। वांगजी ने ट्रे उस टेबल पर रखी और आज नाश्ते में था ऑमलेट, टोस्ट और एवोकाडो, फ्रेश जूस, स्मूदी, ब्लैक कॉफ़ी बिना चीनी के। और ये सब विभूषान ने देखा और वांगची से कहा, तुम्हें पता है मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर वांगची ने सिर हिलाया और बोला, कल तुमने कहा था ना तुम्हें मीठा पसंद है, लेकिन कॉफ़ी कड़वी है। जिस पर विभूषान ने कॉफ़ी उठाई और गर्माहट उसे अपने हाथों में महसूस हुई। उसने कहा, तुम सब कुछ नोट करते हो क्या? जिस पर वांगची ने बोला, हाँ, अगर बात तुम्हारी है तो मैं सब कुछ नोट करता हूँ विंग। जिस पर विंग कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप खाना खाने लगता है। लेकिन आज काफी ज्यादा उन दोनों के बीच सन्नाटा भरा पड़ा था। नाश्ता खत्म होने पर वांगजी ने विंग से कहा, आज समुद्र के किनारे चलेंगे। तभी विभूषियान ने तुरंत ही वांगजी को मना कर दिया और बोला, नहीं, मैं थक चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जिस पर वांगजी ने उसे देखा, काफी ज्यादा लंबे समय तक उसे देखा और फिर विंग घबरा गया। उसने बोला, ऐसे क्यों घूर रहे हो, कुछ लगा है क्या चेहरे पर? जिस पर वांगजी ने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर विभूषण ने गुस्से से उसे देखा और बोला, क्या
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आखिर तुम होते कौन हो? हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखें मन कर रहा है तुम्हारी आंखों को नोच लूं। जिस पर वांग जी कहता है, तुम नोच सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खाना चाहूंगा। जिस पर विंग गुस्सा से तमतमा गया था। इससे पहले कि विंग कुछ बोले, वांग जी ने कहा, तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन मुझसे डर रहे हो। क्यों विंग? जिस पर विवस्वान का गुस्सा भड़क गया। वो उठा और लैन वांगजी के करीब आया। उसने वांगजी के कॉलर को पकड़ा और बोला, डर? और मैं तुमसे मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ वांगजी, नफरत। जिस पर वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शांत खड़ा रहा। नफरत भी एक भावना है विंग, वांगजी ने कहा। जिस पर विंग की सांसें तेज हो गई। वो और वांगजी के करीब आया। वो दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच बस 1 फुट का ही फासला था। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। जिस पर लैन वांगजी ने धीरे से अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाया और इस बार सच में वांगजी ने विंग को थाम लिया। वांगजी की उंगलियां विवोशान की कलाई पर थी। वांगजी ने विवोशान की कलाई को पकड़ा, हल्का लेकिन उसकी मजबूत पकड़ थी। विवोशान का पूरा शरीर सिरहा गया। वो हाथ झटकना चाहता था लेकिन झटक नहीं पाया। विवोशान ने फुसफुसाते हुए कहा, छोड़ छोड़ मुझे। जिस पर लैन वांगजी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। विवोशान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ये डर से है। इस पर वांगजी ने धीरे से कहा, नहीं, ये कुछ और है विंग। फिर उसने विंग का हाथ छोड़ दिया और विवस्वान पीछे हट गया। उसकी सांस फूल रही थी और विंग ने कहा, मैं बाहर नहीं जा रहा। और लैन वांगजी ने सिर हिलाकर कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मन बदले तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वांगजी वहां से चला गया और विंग बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? क्यों क्यों मैंने हाथ नहीं झटका? क्यों? ऐसा सोचकर विंग अपने बालों को मतलब खींचने लगा था और उससे उसके बाल पूरी तरीके से बिखर गए थे। अब दोपहर का समय हुआ। विभूषण कमरे में घूम रहा था। उसे बहुत ज्यादा बोरियत फील हो रही थी। बोरियत से दीवारों पर वो हाथ फेर रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था, फिर बिस्तर पर लेटकर छत को घूर रहा था। सुबह वाला मोमेंट उसे बार बार याद आ रहा था। लैन वांगजी की उंगलियां उसकी कलाई पर थी। वो गर्माहट, वो दिल का धड़कना। नहीं नहीं, ये सिर्फ बॉडी का रिएक्शन है, कुछ नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं है। ऐसा कहकर विंग खुद को समझा रहा था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तो दोस्तों, मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि मुझे इस 1 घंटे के वीडियो को बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। रियली गाइस, जब से मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड किया था, उसके बाद से ही मैं 1 घंटे का पार्ट कंप्लीट करने में लगी पड़ी थी, पर हो ही नहीं रहा था। कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, पर फाइनली शायद मैं 1 घंटे तक पहुंच चुकी हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा और बढ़ा देंगे, पर मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप इसके सेकंड पार्ट को एंजॉय कीजिए। देन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से ही इसका थर्ड पार्ट भी ले आऊँ, क्योंकि मैं भी अब जल्दी से इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना कि मैं ज़्यादा समय तक एक स्टोरी को लेकर नहीं चल सकती, ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट पे। और देखते हैं, विंग थोड़ा थोड़ा पिघल तो रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा है। और वहीं वांग जी, वो तो सोच रहा है कि वो मना के ही रहेगा। तो क्या विंग सच में मान जाएगा या वांग जी हार जाएगा? देखते हैं। वैसे गाइस, माय रिवेंज, क्योंकि मैं इस वाली स्टोरी को कंप्लीट करने में लगी हुई थी, तो माय रिवेंज मैं कर नहीं पाई। अब मैं, क्योंकि ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं माय रिवेंज को करूँगी, तो बहुत ही जल्द ही माय रिवेंज का भी पार्ट आ जाएगा। आप सभी वेट कीजिएगा। एंड अगले एपिसोड में क्या होगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। वो होता है ना, एक ही पल में हालात बदल जाते हैं, कहीं वैसा वाला ना हो जाए। तो आप सभी एंजॉय कीजिएगा इस स्टोरी को। एंड मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस। और सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। बाय गाइस, आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा।